फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं स्टैट की नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेंज, जो कि हमारा है 10th चैप्टर। रेंज वैसे हमें पता है कि डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन एक बार और देख लो, फिर उसके बेस पे हम थ्योरम्स करेंगे। तो रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस का, उसको हम एक फोर्स में और एक कपल के अंदर रिजोल्व करवा सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ी थी पॉइंसॉट सेंट्रल एक्सिस थ्योरम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देख लेना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ऊपर आइकन पे टच करना, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमारे पास जो भी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस थे उनको हमने पहले एक फोर्स और एक कपल के अंदर रिजोल्व किया। फिर जो हमारे पास फोर्स और कपल आए थे, सपोज तो ऐसे आए थे, एक फोर्स है और ये कपल है जी, और इनके बीच में एंगल थीटा है। फिर हमने बाय पॉइंसॉट सेंट्रल एक्सिस थ्योरम हमने इस कपल की एक्सिस को आर की एक्सिस पे रिजोल्व करवा दिया था, उसके ऊपर ही कोइंसाइड करवाया था। तो हमारे पास फोर्स ऐसे आ गया था आर, और कपल की मूवमेंट ऐसे आ गई थी जी कोस थीटा। तो जब हमारे पास फोर्स की एक्सिस और कपल की एक्सिस सेम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। वैसे जनरल नाम होता है पॉइंसॉट सेंट्रल एक्सिस, बट हम सेंट्रल एक्सिस भी बोल देते हैं उसको। तो इसके बाद जो ये चीज आई है, इसको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, रेंज। आर कोमा के, वेयर के इज कपल, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में। दिस इज नोन एज रेंज। रेंज का मतलब ये है कि एक फोर्स आपके पास और एक कपल है, सच दैट कि जो हमारे पास फोर्स है और कपल है, इन दोनों की एक्सिस सेम होनी चाहिए। एक्सिस सेम है तभी आप रेंज बोलेंगे, इसको आप रेंज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो रेंज के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि फोर्स की एक्सिस और कपल की एक्सिस हमारी कोइंसाइड कर जाए। क्लियर। अब हम थ्योरम पे आते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है, टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द टू फोर्सेस। अब हमने क्या करना है, हमारे पास पहले बहुत सारे फोर्सेस अवेलेबल होते थे, उन फोर्सेस को हम एक फोर्स और एक कपल में रिजोल्व करवा देते थे। लेकिन इस थ्योरम में उसने कहा है कि अब एक फोर्स और एक कपल नहीं चाहिए, दोनों ही फोर्स चाहिए हमें। उसके बाद क्या कहा है, इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम। ठीक है, इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। जरूरी नहीं है वो दो फोर्स आएंगे वो यूनिक ही आए, हमारे पास बहुत सारे वेज हो सकते हैं। एंड दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द टू फोर्सेस इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन जो उनका वॉल्यूम आएगा ना, उन सबको मिला के एक टेट्राहेड्रन शेप बनेगी, और उन सबका जो हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। फोर्स वेरी कर सकते हैं, फोर्स बाकी काफी सारे आएंगे, लेकिन उन सबका जो वॉल्यूम आने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज हमारी जो डिस्टेंस है वो वेरी कर सकती है, लेकिन उनके अंदर वाली चीज जितना भी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो हमें दो चीज प्रूव करनी है इधर, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमारे पास एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन है। गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हमने ये तो पढ़ ही लिया कि एक सिस्टम और एक फोर्स और एक कपल के अंदर रिजोल्व करवा सकते हैं। फिर हमने पॉइंटसॉट में ये भी पढ़ लिया कि उन दोनों को एक ही एक्सिस पे हम ला भी सकते हैं। तो हमने पहले वही लिख देना है कि बाय पॉइंटसॉट सेंट्रल एक्सिस हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको हमने एक रेंज के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि देखो चैप्टर भी रेंज का ही है, तो रेंज का तो यूज करेंगे ही हम। और वैसे भी उसने कहा है कि उसको दो फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो जब दो फोर्स वाला आ जाए, दो फोर्स वाली थ्योरम आ जाए, तो समझ लेना रेंज का ही क्वेश्चन है वो। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको हमने एक फोर्स आर और एक कपल के अंदर, कुछ भी मान लेना, कपल की मूवमेंट जो भी है के मान लेते हैं, तो इसके अंदर हमने रिजोल्व करवा दिया। अब हमारा काम क्या है, इसको दो फोर्स में कन्वर्ट करना है ना। अभी तो एक फोर्स और एक कपल है, उसने कहा कि इनको दो फोर्स के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। तो चलो, हमने मान लिया कि ये अलोंग जेड एक्सिस है, जैसे कि आपको दिख रहा है वर्टिकल है, 3D में ऐसे ही होता है ना, ये एक्स वाई एंड दिस इज जेड। तो ये हमने मान लिया अलोंग जेड एक्सिस ये हमारी कपल आ गई है, सॉरी रेंज ही आ गई है, कपल प्लस फोर्स। तो अब हमने दो फोर्स लेने हैं। दो फोर्स देखो कैसे मानेंगे हम, जरूरी नहीं है कि वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे मान के चलेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये हमारी जेड एक्सिस है, इधर भी जेड एक्सिस है, ये ध्यान रखना जेड है। अब हमने ना दो फोर्स कैसे माने हैं, एक फोर्स इस साइड है ऐसे, और एक ऐसे है। ये ध्यान रखना दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हमने नहीं लेने, दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में अगर हमने ले लिए, ऐसे लोगे आप, या तो ऐसे या फिर ऐसे, तो ये कैसे बन जाएंगे, पैरेलल फोर्सेस बन जाएंगे। और जैसे कि हमने पैरेलल फोर्सेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, उस वीडियो में भी देखा होगा हमने,
कि जो इनका रिजल्टेंट है ना वो इनके बीच में ही आएगा और इनके सम के इक्वल आएगा, ये पढ़ा था। और डायरेक्शन भी सेम ही आएगी, पैरेलल ही आती है ना, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। ऐसे मान लो ये P है, इधर Q है, तो जिनका रिजल्टेंट है वो P प्लस Q ही आने वाला है, बशर्ते जो इनकी डायरेक्शन है वो वही आए। डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आता और मैग्नीट्यूड क्या हो जाते हैं, दोनों का सम। मैग्नीट्यूड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो यहाँ पे आपने कुछ भी माना R1 और ये R2, अभी अगर मैं ऐसे ना मान के ऐसे मान लूं या फिर ऐसे मान लूं तो जो इनका रिजल्टेंट है वो भी तो इसी डायरेक्शन में आने वाला है ना, लेकिन हमें जो रिजल्टेंट चाहिए वो Z के अलोंग चाहिए, समझ रहे हो। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में ले लिए तो इनका रिजल्टेंट अगर दोनों इस साइड से ले लिए, सपोज करो आपने ऐसे लिया, ये भी R1 है और R2 भी ऐसे ही ले लिया, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा R वो इधर आएगा। लेकिन जो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हम लेके चल रहे हैं वो कैसा लिया है, अलोंग Z लिया है ना, तो वो क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए, इंक्लाइंड ना आए। तो इसलिए हमने क्या किया, एक अगर जी इतना उस साइड झुक रहा है तो दूसरे वाला इस साइड बेंड करवा देंगे। क्लियर। ऐसा भी जरूरी नहीं है एक इस साइड ले लो और एक इस साइड ले लो तो भी आंसर ठीक ही आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसलिए मेक श्योर ये ध्यान रखना कि दोनों एक ही डायरेक्शन में ना ले ले, सेम नहीं लेने अपने को, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस तरह से ध्यान रख लेना कि ये 3D में कैसे दिख रहा है। जो नीचे वाली एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, दिस इज जेड, और वाई आपको पता ही ऐसे होती है, सॉरी ये आ गई वाई। इसी तरह यहाँ पे भी आप डिनोट कर सकते हैं इसको, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। चलो अब ये इसको ऐसे अज्यूम कर लेना, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये सपोज करो ऐसे एक्स एक्सिस है, और एक फोर्स तो इस साइड बैंड करवा रखा है और दूसरे वाला इस साइड बैंड करवा रखा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक ऐसे है और दूसरे वाला इस साइड है, तो इस तरह से 3D में हम देख सकते हैं। ये ऐसे मत सोच रहे कि ये प्लेन में ही है, सब कुछ प्लेन में नहीं है, 3D में है। तो एक हमारा इस साइड बैंड हो रहा है, दूसरे वाला इस साइड बैंड हो जाएगा। तो ये कॉर्नर्स पे इसलिए दिखा रही हूँ, एक इधर है और एक दूसरे वाले कॉर्नर पे, ठीक है। इस तरह से है ये। अब देखो हमने क्या करना है, सिर्फ ये जो मान रखा है यहाँ पे, जैसे इसने मान लिया ये R1 फोर्स है, बुक के अकॉर्डिंग माने तो ये ऐसे होगा, ये R1 माना उसने, ये R2। अब हम मान लेते हैं कि एंगल भी कुछ होगा Z के साथ, क्योंकि इंक्लाइंड है तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही। ये हमने अल्फा माना, ये बीटा। अब ये डिस्टेंस भी मान लो कि कितना है, ये ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A मान लो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस B मान, ऐसे मान लेना। जो भी नाम दे रखे हो वो आप बुक से मैच कर सकते हैं। मैं लिख लेती हूँ फटाफट से। ये A पॉइंट माना है, इधर C, और यहाँ पर B है और ये D है, ऐसे है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इस थ्योरम को करने के लिए ना सिर्फ आपको दो चीज माइंड में रखनी है कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। हम एक तो करेंगे सारे के सारे फोर्सेस को रिजोल्व अलोंग Z एक्सिस, अलोंग उसके परपेंडिकुलर। एक तो पॉइंट क्या है, रिजोल्व करना है, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, हमें मूवमेंट फाइंड आउट करनी है। दो चीज निकालेंगे। दो इक्वेशंस कहाँ से आएंगी, रिजोल्वेंट से, और दो इक्वेशंस कहाँ से आएंगे, मूवमेंट से। उनको ही सॉल्व करके हमें कैसे ना कैसे R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो पहले हम रिजोल्व करते हैं। सारे फोर्सेस को रिजोल्व करना है। फोर्सेस को रिजोल्व करो अलोंग Z एक्सिस, रिजोल्व फोर्सेस अलोंग Z एक्सिस, या फिर कई बार वो OZ भी लिख देता है, वो आपकी मर्जी है। OZ अलोंग OZ वी गेट। देखो कैसे रिजोल्व करेंगे, तो ये हमने पढ़ा भी था। रिजोल्व का मतलब ही क्या होता है कि फोर्स और इनटू में एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस वाले फोर्स का इसी वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, एंगल देखते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कपल में होता है। हम जैसे कि ये मान लो ये वाले फोर्स थे 1 2 3, काफी सारे ले सकते हो आप, P Q R ऐसे। तो हम क्या देखते थे कि P पहले इस एक्सिस के अलोंग अगर हमें जाना है x के, तो हम ऐसे लिखते थे ना P cos 0, फिर प्लस इसके साथ मान लो एंगल अल्फा है तो हम लेते थे Q cos अल्फा। ऐसे याद रख लेना माइंड में। ये वाला बीटा हो सकता है तो ऐसे लिखेंगे Q cos बीटा, ऐसे चलता रहता था। तो यहाँ पर भी हमें एंगल से मतलब है, फोर्स इंटू में cos
और एंगल देखना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, जिसके अलोंग हम रिजोल्व कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है हमेशा एक्स और वाई ही लेने हैं, हम यहाँ पे एक जेड ले लेंगे और एक उसके परपेंडिकुलर एक्स या वाई कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो एक तो हम क्या कर रहे हैं, अलोंग जेड ही रिजोल्व करवा रहे हैं इनको, तो क्या आएगा, जेड के अलोंग रिजोल्व करवाओ, जेड के अलोंग इसका ही एंगल कितना आने वाला है 0, दैट इज आर कोस 0 आएगा। ठीक है, आर कोस 0। और क्योंकि ये इन दोनों का रिजल्टेंट बनने वाला है इसलिए दोनों की मूवमेंट इक्वल होने वाली है। आर की मूवमेंट निकाल लो या उसके कंपोनेंट्स की मूवमेंट निकाल लो, उनका सम और इसका अकेले का इक्वली आएगा, यही पढ़ते हैं हम। तो ये रिजल्टेंट है और ये दोनों इसके कंपोनेंट है। अब यहाँ पे लगाओ R1 क्या लगेगा, कोस अल्फा प्लस R2 यहाँ पे भी कोस बीटा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मतलब बुक के अकॉर्डिंग इक्वेशन मानते रहो ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब हमें इसके परपेंडिकुलर में जाना है, दैट इज अब हम साइन लिखेंगे, तो साइन लिख लो यहाँ पे r साइन 0, वो तो हमें पता ही है, चलो 0 ही होगा, है ना। उसके बाद देखो R1 साइन अल्फा और माइनस का R2 साइन बीटा लिख रखा है, R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा। ये कैसे आया, क्योंकि हम देख सकते हैं z के साथ इस फोर्स का एंगल कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है ना, देख सकते हो। लेकिन जो ये वाला है ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव। एक मिनट, यहाँ पे शायद मैं उल्टा बोल रही, z के साथ c वाला बना रहा है अपना नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ देखो ये है z और इधर है c, तो हम इधर से इधर आते हैं, इस साइड से इस साइड आओ। ठीक है ठीक है ठीक है, z एक्सिस से c का एंगल देखना है हमें, तो हम किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव है। अब z से इस वाले फोर्स की साइड आओगे तो हमारी कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। इधर से इधर आना है ना हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना सिर्फ। ठीक है, चलो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह अब हमें निकालना है मूवमेंट। अब मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस साफ नहीं दिखेगा, निकालना पड़ता है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो मेरे को O से निकालना है, z एक्सिस से निकाल लेंगे हम। लिख लेना मूवमेंट अबाउट OZ, किसी एक लाइन से तो निकालेंगे ना, या फिर हम किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो वो आपको देखना है। हम इसी लाइन के अबाउट निकाल देते हैं क्योंकि सब कुछ यहीं से मेजर कर रहे हैं। तो इस वाले फोर्स का इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे एक बार, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। अब ये डिस्टेंस देखो कितने आने वाला है, ये ऐसे ट्रायंगल बन गया ना, मतलब ये 90 डिग्री है, इधर ये वाला 90 है, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये टोटल 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कितना होने वाला है 90 माइनस अल्फा, एंड दिस डिस्टेंस इज a। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करो, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास a गिवन है, दैट इज p विल बी इक्वल टू a, और साइन 90 माइनस कितना होगा, कोस। समझ गए, ऐसे फाइंड आउट करना आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी तरह आप यहां से निकाल सकते हैं, ये वाला ऐसे आएगा। और डायरेक्शन भी देखना, डायरेक्शन कैसे जा रही है, पहले हम फोर्स को इधर लेके जाएंगे और फिर परपेंडिकुलर की साइड आएंगे, दैट इज हम इस साइड से जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होती पॉजिटिव। तो इस तरह से ना यहाँ पे अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रखा उन्होंने कि हम अगर कपल को निकालना चाहते, कपल के मूवमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर फोर्स की मूवमेंट को, तो आप सीधा सा फॉर्मूला ये याद रख लो कि फोर्स इनटू में डिस्टेंस और इनटू में ना साइन, उनके बीच का एंगल, बिल्कुल ऐसे निकाल के दिखा रखा है। अगर आप सभी को डिराइव करोगे तो काफी मेहनत लग जाएगी, जैसे कि अभी एक के लिए निकाला,
फिर सेकंड निकालोगे और फिर उसके परपेंडिकुलर के लिए भी तो चेक करना है ना। z के लिए चेक किया, फिर उसके परपेंडिकुलर के लिए भी चेक करो। तो ऐसे निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न कर लो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट फाइंड आउट करने का, फोर्स इनटू में डिस्टेंस और साइन उनके बीच का एंगल। तो जैसा कि लिखा भी हुआ है, देखो नीचे ही लिखा हुआ है, फोर्स इनटू में शॉर्ट रेजिस्टेंस साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। वो ऐसे ही आया जैसे कि मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, पहले वाला फोर्स देखो कितना है R1, डिस्टेंस कितना है a और एंगल कितना है अल्फा। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है a R1 साइन अल्फा। फिर इसी तरह नेक्स्ट b R2 साइन बीटा, ये दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस b है और फोर्स की वैल्यू R2 है और एंगल कितना है अल्फा, बीटा है सॉरी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा k, क्योंकि अलोंग z कपल की मूवमेंट कितनी है k है, तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब उसके परपेंडिकुलर की बात आ गई। परपेंडिकुलर में अब हमारे पास ये आने वाला है, बुक में थोड़ा सा एरर है, मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, ठीक कर लेना उसको। वैसे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इज इक्वल टू में 0 है, उन्होंने इसको माइनस लिया है, इसको प्लस लिया है, लेकिन होना क्या चाहिए, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, जैसा कि मैंने अभी लिखा है। वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो a R1 cos अल्फा है और अब हम जा रहे हैं अलोंग परपेंडिकुलर टू z, दैट इज अलोंग y एक्सिस, z के परपेंडिकुलर y एक्सिस है, y ले लो x ले लो, कोई एक बात, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखना a R1 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, a आ गया R1 आ गया। अब हमें ना एंगल देखना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। अगर आप इस वाले को देखो, ये वाला जो फोर्स है वो इस तरह से बनेगा R1 और इस साइड y है। अब y को अगर हम ध्यान से देखें तो y ना डाउनवर्ड्स क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स तो नहीं कह सकते इसको, थोड़ा इस साइड कह सकते हैं, ये ऐसे होता है ना इस साइड। तो अगर हमारा जो फोर्स है वो भी इसी साइड आ रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन को डिनोट करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो अगर अपना y तो इस साइड आ रहा है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज ये कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें, y तो इधर है, y तो इस साइड मिलेगा हमें, y की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, लेकिन फोर्स ऐसे जा रहा है, फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन आ गई उसमें नेगेटिव आना चाहिए और ये इसकी सेम डायरेक्शन में है, दैट इज यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो बुक में थोड़ा सा यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस, वो ठीक कर लेना बस। आगे और कुछ नहीं करते हम, क्योंकि जब भी हम परपेंडिकुलर में आते हैं तो अल्फा को 90 माइनस अल्फा लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी वही किया है, साइन यहाँ पे आ गया और इसी तरह यहाँ पे साइन का कोस में चेंज हो जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गई है। अब कुछ काम नहीं बचा आपका, अब सिर्फ हमारी कैलकुलेशन का काम है, यही मेन समझने वाला था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारी इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। अब हमने इनको सॉल्व करके कैसे ना कैसे R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बार फटाफट से निकाल लेते हैं। देखो अब तो इनको तो इरेज ही कर देते हैं, इन चार इक्वेशंस का ही काम है अब हमारा। देखो एक तो ये cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया, ये R है और ये 0 है। चलो अब इनको सोल्व करो। पहले ना हम क्या करेंगे, 0 वाले को सोल्व कर लेते हैं, यहां से काफी इजी हो जाता है। ये इसके इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0 है, तो R1 साइन अल्फा विल बी इक्वल टू R2 साइन बीटा, ये आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे भी साइन वाला ही है, तो अगर मैं एक काम करूं, इनके बारे में कुछ नहीं है, 1 है, हमें चाहिए इसके साथ a और इसके साथ b, दैट इज अगर हम इसकी a से मल्टीप्लाई कर दें, a से डिवाइड, और इसको b से मल्टीप्लाई, b से डिवाइड, और फिर ऐड कर दें a R1 साइन अल्फा प्लस b R2 साइन बीटा, नीचे क्या बनेगा a प्लस b, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू k बाई a प्लस b, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं k बाई a प्लस b। चलो एक तो आई वैल्यू, इसको इसके इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू k बाई a प्लस b, और इसी तरह R2 साइन बीटा भी, है ना, वो भी इसी के इक्वल है, R2 साइन बीटा।
इनको यूज करेंगे अभी हम आगे। इसी तरह हम यहाँ से ये इसके इक्वल लिख के और फिर इन दोनों में कोस है तो इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, R1 कोस अल्फा इज इक्वल टू R2 कोस बीटा। अभी ए और बी बाकी है। ये वाला जो ए है इसको इसके डिवाइड में ले जाओ और ये वाला जो बी है इसको इधर ले आओ। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ना देखो इधर, हाँ इस वाले में, क्योंकि इस वाले में ना इनका कोफिशिएंट 1 है तो इनका भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिलहाल ए भी था तो हमने उनसे डिवाइड कर दिया। अब इनको ऐड कर लो क्योंकि सिंपली ऐड ही करना है। तो ऐड करेंगे, कितना आएगा, R1 कोस अल्फा R2 कोस बीटा बाय a प्लस बी। दिस वैल्यू विल इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेंगे, R बाय a प्लस बी। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल है। तो देखो R1 कोस अल्फा की, R2 कोस बीटा की, R1 साइन अल्फा की, R2 साइन बीटा, इन सब की वैल्यूज आ चुकी हैं। स्क्वायरिंग और एडिंग करने से आंसर आ जाएगा। तो एक बार यहाँ से देख लो, R1 कोस अल्फा किसके इक्वल आएगा, b की मल्टीप्लाई इसके साथ RB बाय a प्लस बी। और इसी तरह R2 कोस बीटा की वैल्यू, ये जो a है डिवाइड में इसे आ जाएगा a प्लस बी। तो एक ये वैल्यू, दो आ गई है यहाँ से, और वहां पे भी देखो वो वाली भी दो वैल्यू है। तो हम क्या कर लेंगे, एक तो ये वाली और एक ये वाली, R1 है, स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे R1 मिल जाएगा, इनका और इसका स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे R2 मिल जाएगा। तो वो बुक में किया हुआ है, आप थोड़ा सा कर लेना, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो वहां से अपनी R1 और R2 की बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू आ जाएंगी। तो मैं लिख देती हूँ वो क्या वैल्यू आने वाली है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में लिख के बता सकते हैं, देख लेना। अब हमारे पास R1 और R2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। R1 की वैल्यू आई है b स्क्वायर r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसी तरह R2 आया है a स्क्वायर r स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ना हमें ये प्रूफ करना था कि जो हमारे दो फोर्स आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, इनफाइनाइट आने चाहिए। यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही चीज पता थी हमें, एक तो r पता था और एक k पता था। हमने अपनी तरफ से a भी माना था, b भी माना था, अल्फा भी और बीटा भी। अब ये चीज जो हम खुद मानते हैं उनकी वैल्यूज तो हम कुछ भी दे सकते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो आई नहीं। तो अगर हमारे आंसर में a और b बच रहे हैं, इसका मतलब हम उनको कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं, तो हमारे काफी सारे आंसर आएंगे। अगर हमारे आंसर में सिर्फ r और k बचता ना, सिर्फ ये टर्म आती, सपोज तो कुछ भी आता k स्क्वायर बाय r की पावर 3, ऐसा कुछ भी आता, तो हम ये कहते हैं कि ये तो यूनिक वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास दो ही चीज अवेलेबल थी, r और k। ठीक है, जो चीज हमने खुद मानी है वो आर्बिट्रेरी वैल्यूज है। अगर आंसर में अल्फा बीटा भी बचता तो भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज ही आती उसकी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में a भी है, b भी है, दैट इज इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है। हम जैसे जैसे वैल्यूज देंगे वैसे वैसे R1 और R2 आते रहेंगे। तो इसका मतलब दो फोर्स यूनिक नहीं आए हैं, दो फोर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक पार्ट और है कि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम सेम आना चाहिए। तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लर्न कर लेना, जैसे कि बुक में भी लिखा हुआ है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द D अपॉन द BC। 3D में स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है, कुछ इस तरह से बनेगा ना टेट्राहेड्रन, ऐसे बनता है, ये टेट्राहेड्रन है। तो वो क्या कहना चाहता है, एक तो ये जो पीछे वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको ABC वाला, ये A। देखो अभी हम ना टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम और फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे ABC का, और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ऐड करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो 3D में हम दिखा नहीं पाते, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इधर आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या आएगा a प्लस बी, जो कि आप देख सकते थे डायग्राम में, वहां पे बेस वही आया था। और हाइट ना कुछ भी ले सकते हो, या तो R1 फोर्स ले लो या R2, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ पे R1 लोगे बाई 2, और इसी तरह यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेना है, फिर R2 साइन अल्फा प्लस बीटा, और अगर यहाँ पे आप R2 लेंगे तो यहाँ पे R1 लेना पड़ेगा।
तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर हमारा जो आंसर आएगा ना उसके अंदर ए और बी नहीं आएंगे, क्योंकि हमने अभी जो ये 4 फॉर्मूले लिखे थे, 4 इक्वेशंस आई थी, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद R2 और R1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो हमारी इक्वेशंस आई थी उनकी वैल्यूज वहाँ पे पुट कर रखी है। तो आप एक बार कर लेना। मेरे मोबाइल की चिप भर चुकी है तो मैं फटाफट से इसको वाइंड अप कर रही हूँ। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बिल्कुल बिना डरे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कर लेना इसको ट्राई, और फिर भी आंसर में अगर ए बी बच रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।